हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने फिटर थ्योरी की लगातार क्लासेस हमारी जो डली थी DRDO सेप्टेम्बर 10 फिटर फुल कोर्स प्लेलिस्ट में आपने देख ली होंगी। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चंस बनने लगे हैं। वो है न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक। तो न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक बहुत ही विस्तार से हम समझने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझने वाले हैं, तो आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो हम न्यूमेटिक के बारे में समझते हैं। ऐसी लगातार कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगे और आपको पहले न्यूमेटिक का चैप्टर कराते हुए हाइड्रोलिक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करा देंगे और आपके IMP क्वेश्चंस भी करा देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, वायु चलित उपकरणों के उपयोग एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक। तो इस चैप्टर में हम आज क्या क्या जानने वाले हैं, इसमें हम जानेंगे वायु चलित उपकरणों के उपयोग, न्यूमेटिक उपकरण किसे कहते हैं और न्यूमेटिक उपकरणों के उपयोग एवं परिसीमाएं। तो देखिए बहुत मस्त चैप्टर होने वाला है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। चैप्टर शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, 10 से 15 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सभी दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए। वीडियो के लिए आपके लिए इस चैनल पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती हैं। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए शुरू करते हैं। उपकरण की समीक्षा, सबसे पहले ओवरव्यू एक देख लेते हैं हम। जब भी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लें आप, तो सबसे पहले उस चीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर न्यूमेटिक का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमा शब्द ग्रीक शब्द है। न्यूमा शब्द ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है श्वास। जिसका क्या अर्थ होता है, श्वास लेने से है। वायु चलित उपकरण कंप्रेस्ड वायु को ऊर्जा के रूप में अपने अंदर लेते हैं व इसे उपयुक्त कार्य के लिए बदल देते हैं। हमारे न्यूमेटिक सिस्टम होता क्या है कि वायु के द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकें, कोई भी मशीन चला सकें, वो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम कहलाता है। कोई भी उपकरण जब बनाएंगे तो वायु से ही चलाना पड़ेगा, तो वो न्यूमेटिक कहलाएगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि कंप्रेस वायु को ऊर्जा के रूप में अंदर लेते हैं व इसे उपयुक्त कार्य के लिए बदल देते हैं। इसके बाद यह वायु को वायुमंडल में बाहर प्रवाहित कर देता है। प्रक्रिया से वायु अंदर व बाहर जाते हैं, उसे श्वास कहते हैं, जिसे न्यूमा कहते हैं। ठीक है, अब इसका इसी से बना है हमारा न्यूमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फिगर में देखिए, फिगर में थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर टॉप ऑफ द एटमोस्फेरिक यहाँ पर सरफेस है। यहाँ पर वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम अप्लाइज प्रेशर द पॉइंट यूनिट एरिया। यहाँ पर हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, स्क्वायर टाइप एक ऑब्जेक्ट है। इसमें एक यूनिट पे यहाँ पर वेट यानी कि यहाँ पर एक प्रेशर लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर लगाया जा रहा है। जैसे कि कोई आपकी स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम प्रेशर लगाएंगे तो पूरा यहाँ पर प्लेट दबेगा। तो यहाँ पर अगर हम पिस्टन के रूप में इसे लेते हैं तो अगर यहाँ पर नीचे कनेक्टिंग रॉड है, तो जब भी यहाँ पर प्रेशर लगेगा तो पिस्टन आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। तो वो आगे जो खिसक रहा है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, हमारा वायु के द्वारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ समझाने की कोशिश की गई कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या बोल रहा है इसका, यह विज्ञान है जिसके द्वारा हम वायु के उपयुक्त विशेषता जानते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जैसे कि कौन कौन से शब्द हम न्यूमेटिक सिस्टम में प्रयोग करने वाले कॉमन टर्म यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रेशर। प्रेशर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सूत्र क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, सब कुछ हम जानेंगे। तो प्रेशर होता क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसे भार प्रति यूनिट क्षेत्रफल से कहा जाता है। प्रेशर का आपको सूत्र पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो प्रेशर बराबर होता है हमारा भार बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, भार अपॉन क्षेत्रफल, वेट अपॉन एरिया। जब भी हमको प्रेशर निकालना रहेगा तो जितना भी किसी वस्तु का यहाँ पर वेट है और जितना भी एरिया है, जब हम वेट को एरिया से हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रेशर की आपके लिए पता होगा इकाई हमारी पास्कल होती है जनरली, और वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूमेटिक सिस्टम में प्रेशर संबंधित 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो 3 शब्द कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है गेज प्रेशर, और तीसरा आपका एक और बन जाता है यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा बन जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा इनमें अंतर है, तो समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। किसी सतह पर
वायुमंडलीय हवा के दबाव से लगने वाले प्रेशर को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर खुले में रखी हुई है, जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, जो हमारी हवा है, जो वायुमंडलीय हवा जो भी इस पर प्रेशर लगेगा थोड़ा बहुत 0.5 मिली पास्कल भी अगर यहाँ पर लगता है तो वो हमारा कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, जो भी वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय हवा से जो भी प्रेशर लगेगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? दाब गेज उपकरण के द्वारा दाब की जो रीडिंग नोट की जाती है उसे गेज दाब कहते हैं। यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यह वायुमंडलीय दाब से ऑलवेज हमेशा अधिक होता है। देखिए गेज प्रेशर बहुत सिंपल, इसको याद रखना का तरीका ये है। देखिए जो हमारा गेज उपकरण जो होता है, जो प्रेशर गेज उपकरण जो होता है, जो प्रेशर गेज उपकरण हमारा होता है, प्रेशर गेज उपकरण से जो भी हम रीडिंग को नोट करते हैं, प्रेशर की जो भी हम रीडिंग को नोट करते हैं उसे हम कहते हैं गेज प्रेशर या गेज दाब उसे कहते हैं। और गेज दाब हमारा हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा अधिक होता है। जैसे हमारा एक टैंक है, यहाँ पर हमारा एक टैंक है, इसमें हम एक गेज से हमने प्रेशर गेज से चेक किया। अब जितना भी ये प्रेशर इसमें है, जितना भी प्रेशर है उसे हम क्या कहेंगे? गेज प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? इस टैंक में जितना भी प्रेशर है उसे हम क्या कहेंगे? गेज प्रेशर कहेंगे। और गेज प्रेशर जितना हो हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर होती है। कंप्रेस्ड एयर में हमेशा जब भी कंप्रेस्ड एयर होती है तो उसमें दाब बढ़ जाता है, आपके लिए पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए देखने को मिलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसे कहते हैं आंतरिक दाब। तो आंतरिक दाब क्या होता है? वैक्यूम आप जानते होंगे जिस पे हवा नहीं होती, तो यह पूर्ण निर्वात वाली जगह पर नापा गया प्रेशर होता है। जैसे कि एक कोई हमारा वैक्यूम चैम्बर है, इसमें वैक्यूम चैम्बर में जब हम प्रेशर को मापते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। और एब्सोल्यूट प्रेशर कब बनता है ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत घुमा फिरा सवाल देगा, तो आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। जब भी हमको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना रहता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर है उसको हम ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन आपको करना है? वायुमंडलीय दाब और गेज दाब को ऐड कर देना है, तो आपका आंतरिक दाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये जो चित्र आपको नीचे दिया गया है, इसमें वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, आंतरिक दाब तीनों के बीच यहाँ पर संबंध को दर्शाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में। देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर एक गेज प्रेशर है, बार में यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हो। यहाँ पर गेज प्रेशर है, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा बन रहा है यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा बन रहा है? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर ये वैक्यूम है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये PTM जो लिखा है यहाँ पर हमारा प्रेशर कितना लिखा गया है? 1.013 1.103 हमारा बार होता है प्रेशर। यहाँ पर देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है, यहाँ पर प्रेशर लेवल है। ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है, यहाँ पर वेरिएबल प्रेशर लेवल है। यहाँ पर क्या? वेरिएबल प्रेशर लेवल। यहाँ पर देखिए लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ठीक है, ये जो हमारा गेज प्रेशर और जब हम देखिए यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको जब हम ऐड करते हैं, ए वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा वहाँ पर बनता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, आपको इस फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। ये 100% वैक्यूम है, यहाँ पर दिखा रहा है 100% हमारा वैक्यूम है। और एब्सोल्यूट प्रेशर को हमेशा वैक्यूम में ही मापते हैं, ये बात आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा वैक्यूम में मापते हैं, चेक किया जाता है। और एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रेशर की इकाई, प्रेशर को पास्कल इकाई से लिखा हुआ मापा जाता है, जनरली पास्कल से। ठीक है, ऐसा इकाई पास्कल होती है। अब एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कैसे निकलता है? देखिए अब मैं आपके लिए निकाल के बताता हूँ। एक पास्कल वह दाब है जो एक न्यूटन बल द्वारा लंबवत दिशा में, जैसे यहाँ पर कोई हमारे प्लेट है, इसके लंबवत दिशा में एक न्यूटन बल एक वर्ग मीटर पर लगाया जाता है। तो हमारा बनता है
1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो जिसे हम कहते हैं 1 पास्कल। क्या कहते हैं? 1 पास्कल। देखिए हमने अभी आपके लिए बताया था कि जो पास्कल का सूत्र होता है वो होता है W/A, यानी कि वेट अपॉन एरिया। तो हमारी वेट की क्या यूनिट होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। और एरिया क्या होती है? यहाँ पर मीटर स्क्वायर होती है। तो हमारा क्या बन गया? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये हमारा 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बराबर क्या होता है? 1 पास्कल हमारा होता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है दाब बराबर बार। देखिए दाब बराबर बार और बार बराबर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर एप्रोक्स बताया गया। क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम आ गया है, क्योंकि मैंने अभी आपके लिए बताया था कि 1 पास्कल बराबर हमारा होता है, यहाँ पर देखिए बराबर आपका होता है 1,00,000 पास्कल। तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे, एक बार बराबर होता है 10⁵ या 1,00,000 पास्कल होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। किलो पास्कल, देखिए यहाँ पर जब आपको किलो में पूछ जाएगा तो 101.35 किलो पास्कल हो जाएगा। एक बार बराबर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। जब भी आपको पास्कल से बार में चेंज करना रहेगा, बार से पास्कल में चेंज करना रहेगा, तो जब आपके लिए पता होगा कि एक बार बराबर हमारा 1 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है तो आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं यहाँ पर फोर्स। फोर्स क्या होता है? वह बल जिस जगह लग रहा है उस जगह के दाब एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणा हो जाता है। जैसे आपके लिए पता होगा फोर्स बराबर होता है जितना वहाँ पर प्रेशर लग रहा है और जितना उसका एरिया है। तो हमारा फोर्स PA हो जाता है, यानी प्रेशर इंटू एरिया। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? बल फोर्स निकल के आ जाएगा। फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की इकाई न्यूटन होती है, आपके लिए पता होगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपके लिए पता होगा किसकी इकाई होती है? ये हमारी त्वरण की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? त्वरण की इकाई होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका 1 न्यूटन बराबर होता है। बहने की रेट, बहने की दर। अब फ्लो रेट क्या होता है ऐसे समझिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। अभी एक एग्जाम में फ्लो रेट से क्वेश्चन आया भी था। कौन से एग्जाम में आया था ये मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था फ्लो रेट से। तो यहाँ पर फ्लो रेट देखिएगा। फ्लो रेट क्या होती है? प्रति यूनिट समय में बहने वाली हवा की मात्रा को फ्लो रेट कहते हैं। यानी कि एक यूनिट होती है, तो एक यूनिट में, एक यूनिट समय में हवा की कितनी मात्रा फ्लो हो रही, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो रेट कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं फ्लो रेट को डिटेल से। यूनिट ऑफ फ्लो रेट क्या होता है? तो वायु बहने की दर को LPM का मतलब होता है लीटर प्रति मिनट। लीटर प्रति मिनट या MQ यानी कि घन मीटर प्रति घंटा से बोला जाता है। आई मानता एक यूनिट में, एक यूनिट आपकी होती है, यानी कि प्रति मिनट कितने लीटर हवा बह रही है, लीटर प्रति मिनट LPM। ये हमारी एक यूनिट होती है। LPM एक यूनिट होती है। एक मिनट में कितने लीटर हवा का फ्लो हो रहा है वो हमारी फ्लो रेट कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए वायु बहने की दर होती है, दर यहाँ पर दिखाई गई। उदाहरण एक एग्जाम्पल लिया गया है कि 10 लीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर वायु बहने की दर हमारी क्या हो जाएगी? 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा। क्या होता है वो? 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा। तो इस प्रकार लिखेंगे, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, तो वायुमंडलीय हवा में निम्न विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि हमारा नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और अन्य गैसें 1% होती हैं, ठीक है। इसमें डस्ट के कण भी होते हैं। जब भी हम न्यूमेटिक कोई भी उपकरण बनाते हैं तो उसमें डस्ट कलेक्टर लगाना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है, जिसमें डस्ट के कण भी होते हैं जिससे कि हवा साफ हो सके। वायु कंप्रेस हो जाती है, अर्थात इसका आयतन कम हो जाता है। वायु एवं ज्वलनशील नहीं होती है। वायु जब कंप्रेस होती है तो उसका आयतन कम हो जाता है। आयतन कम हो जाता है मतलब कि आयतन का मतलब आप समझते हो जैसे कि एक यहाँ पर स्क्वायर आपका या राउंड जब टैंक है उसका जो आयतन है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 50 घन मीटर है, तो जो वायु इसमें आएगी तो बहुत ज़्यादा वायु आ सकती है। क्योंकि जब बाहर अगर वायु का आयतन यहाँ पर 50 घन मीटर क्यूब की जो वायु है वो 50 घन मीटर से ज़्यादा यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जब वायु कंप्रेस होती है तो उसका आयतन कम हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए वायु एवं ज्वलनशील नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं? वायु ज्वलनशील नहीं होती है।
वायु ज्वलनशील नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना। वायु किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने में मदद करती है, लेकिन ज्वलनशील वायु कभी नहीं होती है। यहाँ पर आप इस फिगर के माध्यम से क्या देख पा रहे हो कि जब भी नैरो पैसेज, जब से कि कोई यहाँ पर ट्यूब है, हम यहाँ पर समझते हैं हमारा एक ट्यूब है इस प्रकार, यहाँ पर उसका व्यास इतना है, ठीक है, और यहाँ पर उसका व्यास इतना है, पर यहाँ पर आपका व्यास बढ़ जाता है। तो जब भी नैरो पैसेज यानी कि वायु जब नैरो जगह, सक्रिय जगह से गुजरती है, तो उसका जो प्रेशर, जो उसका प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप यानी कि कम हो जाता है, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, बहने की दर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई वायु को इनपुट यहाँ पर इन किया, वायु हमने इन किया, तो यहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जैसे यहाँ पर वेलोसिटी उसकी कम रहेगी, कम वेग से बह रही होगी, और जैसे ही यहाँ पर नैरो सक्रिय जगह आएगी उसका व्यास कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बहने की दर ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर फिर कम हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आप एक गुब्बारा लीजिए, आपने एक गुब्बारा लिया, ठीक है, जब उसका आप यहाँ पर टोटी रहती है गुब्बारे की, जब आप टोटी खोलोगे तो वहाँ पर झट से वायु निकलती है, प्रेशर से वायु निकलती है, यानी उसका वेग जो बहने का वेग रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे कि वो तो वेग बढ़ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एक आपकी टोटी लगी है, यहाँ पर उसका डाया 5 है, और यहाँ पर एक टोटी लगी उसका डाया 2 है, तो जब आप 5 वाले डाया की टोटी खोलते हो, तो इससे प्रेशर जो निकलेगा वो कम फ्लो रेट रहेगा, और इस जो टोटी से यहाँ पर प्रेशर जो वायु निकलेगी उसका प्रेशर कम रहेगा, लेकिन उसका वेग अधिक रहेगा। ये ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वायु के तापमान या आयतन के बढ़ने से वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, आयतन घटने से हवा का दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से वायु का तापमान बढ़ता है। जब भी वायु में प्रेशर बढ़ेगा तो वायु का तापमान जो इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे जब क्वेश्चन पूछ जाएगा, ऐसे पूछ जाएगा कि जैसे कि हम किसी वायु का जब प्रेशर बढ़ाते हैं या आयतन बढ़ाते हैं तो उसका दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, तो यहाँ बढ़ जाता है। इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट भी याद रखना है। प्रेशर बढ़ने से वायु का तापमान बढ़ता है, ठीक है, जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो वायु का तापमान बढ़ेगा, और आयतन घटने से दाब बढ़ेगा। जब वायु छोटे पैसेज पास होती है तब दाब कम हो जाता है, वह वेग बढ़ जाता है, जो मैंने आपके लिए अभी समझाया है। अब हम यहाँ पर देख लेते एप्लीकेशन, हम क्या क्या उपकरण बना सकते हैं और हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में कैसे हमारे न्यूमेटिक सिस्टम हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं हम न्यूमेटिक एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर देखिए, न्यूमेटिक उपकरणों का उपयोग औद्योगिक ऑटोमेशन में किया जाता है, जहाँ शीघ्रगामी गति या कम भार का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हमको गति तो फास्ट चाहिए लेकिन भार कम है, वहाँ पर हम न्यूमेटिक एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। वायु चलित उपकरणों का उपयोग कम प्रतने वाली जगहों पर किया जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर देखिए, कोई चीज़ को पुल करना है या लिफ्ट या ड्रॉप करना है, मतलब उसे उठाना है इसी या किसी को गिराना है। यहाँ पर एक क्लैंप करना, पकड़ना है, अनक्लैंप करना है, यहाँ पर टिल्ट करना है, झुकाना है, यहाँ पर इसे झुकाना है किसी चीज़ को, वहाँ पर हम न्यूमेटिक सिस्टम यानी कि कह सकते हैं हर एक जगह हम न्यूमेटिक एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है, देखिए 4-5 प्रकार के बॉयल्स लॉ जैसे आपके लॉ होते हैं वो आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक लॉ जरूर पूछा जाता है। जैसे आपका बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम हो गया। ये आपको 4-5 ऐसे कुछ लॉ हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पर बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहाँ आपका यूज होता है, तो बॉयल्स लॉ वायु एंड न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। तो हमारे रॉबर्ट बॉयल जो थे 1617 से 1691 तक एक अंग्रेजी विज्ञान थे, उनकी प्रथम बार स्थिर तापमान पर दाब आयतन में रिश्ता बताया गया। बॉयल्स लॉ उन्होंने एक प्रमेय बनाई, उन्होंने खोज किया कि उन्होंने क्या खोज की, हमारे अंग्रेजी वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल, जिसके नाम पर बॉयल्स लॉ का यहाँ पर एक लॉ बन गया। उन्होंने पाया कि तापमान पर दाब स्थिर तापमान है जब किसी भी एयर का, किसी भी हवा का तापमान स्थिर है, उसका कांस्टेंट है, और आयतन में रिश्ता स्थिर तापमान पर दाब आयतन में रिश्ता बताया गया। जैसे कि कांस्टेंट हमारा यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, फिर उसका आयतन रिश्ता यानी आयतन उसका कम हो रहा है, ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है। जब
स्थिर तापमान पर भी उसका आयतन रिस रहा है, यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये बॉयल्स लॉ हमारा कहता है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यदि निश्चित द्रव्यमान गैस को कंप्रेस किया जाता है, एक निश्चित द्रव्यमान गैस है उसको हम कंप्रेस करते हैं। यहाँ पर मान लो एक हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा टैंक है, इसमें हम एक यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन आपने पढ़ा होगा, पिस्टन यंत्रावली, पिस्टन लगा दिया और यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर प्रेशर को यहाँ पर कोई गैस यहाँ पर डालते हैं उसे कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस किया जाता है या स्थिर तापमान पर गैस का विस्तार करते हैं, तब अत्यधिक दाब आयतन के विपरीत अनुपात में होते हैं। जो आंतरिक दाब मैंने बताया था, आंतरिक दाब जो होगा वो आयतन के विपरीत अनुपात में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रेशर, यहाँ पर जो आंतरिक दाब आपका हो गया वो 1/वॉल्यूम, यानी कि आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है जब तापमान आपका कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो पीवी, यहाँ पर जो प्रेशर है हमारा पीवी वॉल्यूम हो जाएगा, P इंटू वी यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जब स्थिर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको निकालना रहेगा तो P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसे कि आपको दो टेम्परेचर दे जाते हैं, जैसे कि एक प्रेशर आपको दे दिया यहाँ पर 20 और एक आपके लिए यहाँ पर उसने कह दिया कि उसका वॉल्यूम है, उसका आयतन है 30 और दूसरे का प्रेशर आपको दे दिया 20। अब उसका वॉल्यूम निकालना, तो उसका वॉल्यूम आपके लिए निकालने के लिए ये सूत्र आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको उसका वॉल्यूम प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके एडवांटेज देखिए, कोई भी चीज़ हो उसके एडवांटेज भी रहते हैं और उसकी आपको लॉसेस भी रहते हैं, हानियाँ भी रहती हैं, कॉन्स भी रहते हैं। ठीक है, और उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो यहाँ पर एडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि वायु चालित उपकरण सामान्य औद्योगिक उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके निम्न लाभ होते हैं, वायु पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध रहती है, एक तो वायु असीमित मात्रा में हर जगह उपलब्ध रहती है, वायु को कंप्रेस कर पाइप द्वारा ले जाया जा सकता है, वायु को वायुमंडल में बिना किसी हानिकारक प्रभाव को छोड़ा जा सकता है, यह क्रिया तेज होती है। हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक में अगर पूछा जाए कौन तेज होती है तो हमारी न्यूमेटिक क्रिया तेज होती है। गति पर नियंत्रण किया जा सकता है, यह संयंत्र सुरक्षित रहता है, वायु ज्वलनशील नहीं होती है, यह संरचना व निर्माण में सरल होती है, इसकी उम्र लंबी होती है व कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें कोई हमारा सिक्योरिटी खर्च कोई नहीं आता, इसकी कुछ अनुरक्षण करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। यह उपकरण संरचना में सरल होते हैं अतः सस्ते होते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है, जब वायु चलित इकाइयाँ जो होती हैं हमारी, यह सिस्टम 3000 kgf 3000 किलोग्राम फोर्स बल तक सस्ता पड़ता है, इसके बाद ये महंगा पड़ता है, परंतु इससे अधिक बल के लिए महंगा पड़ेगा। ठीक है, वायु चलित उपकरण अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए, जिससे कि धूल और वाष्प निकल सके, जैसे कि हमको हवा का फिल्टर, एयर फिल्टर और डिमॉइस्चर यूज करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर है, वायु निकासी में आवाज़ अत्यधिक होती है। जैसे आपने देखी होगी, जब भी वायु निकासी होती है तो उसमें आवाज़ होती है। जैसे आपने एक यहाँ पर मान लीजिए, एक आप हीरो की बाइक ले लीजिए और एक आप बुलेट ले लीजिए, रॉयल इनफील्ड, तो यहाँ पर आपको किस में आवाज़ देखने को मिलती है ज़्यादा, रॉयल इनफील्ड में देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर धुआं भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि उसमें 4 सिलेंडर इंजन जो यूज किया जाता है उसमें धुआं ज़्यादा बनता है। और उसको जो आप वायु निकासी उसे क्या बोलते हैं, साइलेंसर जो होता है, साइलेंसर का जो आप उसका डाया देखोगे उसका बड़ा रहता है। जब भी उसके अंदर एक प्रोपेलर यूज होता है, प्रोपेलर क्या होता है, वो जो एग्जॉस्ट धुआं हमारा होता है उसको कंट्रोल करता है और उसकी आवाज़ को कंट्रोल करता है। तो उसमें प्रोपेलर लगाया जाता है, लेकिन उसका डाया बड़ा होने के कारण उसमें जो धुआं होता है वो ज़्यादा, अभी मैंने बताया, जब भी हमारा क्या होता है, डाया कम होता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है, और जब डाया ज़्यादा होता है तो वेग बढ़ता है। वहाँ पर धुआं जो निकलता है उसका प्रेशर तेज रहता है, दाब ज़्यादा रहता है, तो उसमें आवाज़ ज़्यादा होती है। जैसे आप डीलक्स के जब साइलेंसर में देखोगे तो वहाँ पर छोटा छिद्र रहता है, उसकी आवाज़ भी कम होती है। इसलिए जब हम वायु का यूज करेंगे तो वहाँ पर हमारी आवाज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर एक समान गति मिलना संभव नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रेशर एक समान वायु का नहीं रहता, इसलिए हमारे को गति एक समान नहीं मिलती है। विशेष लुब्रिकेशन तकनीक का प्रयोग करके आंतरिक हिस्सों को घर्षण मुक्त किया जाता है। लीकेज होने की स्थिति, यह सिस्टम महंगा पड़ जाता है। एयर, आपको पता होगा,
छोटे से लीकेज पे आपकी एयर लीक होगी और आप वहाँ पर काम नहीं कर पाओगे इसका, इसलिए लीकेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वायु 7 बार से अधिक कंप्रेस करना महंगा पड़ जाता है। अगर हम किसी वायु को 7 बार से अधिक कंप्रेस करेंगे तो उसमें महंगा पड़ेगा हमारा खर्च। जब वो न्यूमेटिक कोई उपकरण को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आगे जब आपके लिए चैप्टर करूंगा कंप्रेसर का, तो वहाँ पर आपके लिए समझाऊंगा किस प्रकार महंगा पड़ता है और क्या होता है। तो आई होप कि आपको आज का हमारा न्यूमेटिक का बेसिक और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमको पता चल सके कि आपको किसकी नीड्स है। और अगर आपके मन में कोई चैप्टर को लेकर डाउट है कि वो चैप्टर हम आपको क्लियर कराया जाए, तो उस चैप्टर का नाम आप कमेंट करिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। कोई भी आपका चाहे आपका ड्राइंग से संबंधित कोई सवाल हो, WCS से संबंधित कोई सवाल हो, मैथ, रीजनिंग, थ्योरी से किसी भी चैप्टर में आपका डाउट है, कमेंट करिए। हम उस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।